ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ का डिस्कशन किया था, उसकी प्रूविंग किया था। लेकिन वो प्रूविंग एक स्पेशल केस, एक सर्कुलर लूप के लिए थी। अगर हमारा कोई सर्कुलर लूप ना हो, कोई सिमेट्रिक लूप ना हो, कोई हम एसिमेट्रिक लूप ले लें या आर्बिट्ररी लूप ले लें जिसमें सिमेट्री ना हो, तब उसके लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को कैसे प्रूव करेंगे। मीन्स वहाँ पर तो हमने स्पेशल केस ले लिया था, सर्कुलर लूप जहाँ पर सिमेट्री होती है, उसकी वजह से हमने आसानी से एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव कर लिया। लेकिन हम एक ऐसा लूप ले लें जिसमें सिमेट्री ना हो, आर्बिट्ररी शेप का हो, तो उसके लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ कैसे प्रूव करेंगे, ये हमें डिस्कस करना है। आइए हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर एनी आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ। अब हमने आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ ले लिया है। आर्बिट्ररी क्लोज्ड पाथ का मतलब ये हो गया कि हमने कोई एसिमेट्रिक पाथ ले लिया है। ये नहीं कि सर्कुलर लिया या सिलेंड्रिकल लिया, कोई एक सिमेट्रिक नहीं, हमने आर्बिट्ररी पाथ ले लिया, वो किसी भी शेप का हो सकता है। तो उसके लिए हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव करना है। देखिए, ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन में ये आपका इनफाइनाइट लेंथ का एक्स वाई वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट लेंथ का एक्स वाई वायर रखा हुआ है। इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। अब हमने कोई एक आर्बिट्ररी शेप का एक एंटी क्लॉकवाइज क्लोज पाथ ले लिया। हमने आर्बिट्ररी शेप का एक एंटी क्लॉकवाइज कोई क्लोज पाथ ये कंसीडर कर लिया। हमें इसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव करना है। हमने ये एक आर्बिट्ररी शेप का कोई एक एंटी क्लॉकवाइज पाथ, क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया। इसके लिए हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव करना है। तो आइए देखें, इसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव करने की टेक्निक क्या है कि हम टोटल इस पाथ को क्या करते हैं, छोटे छोटे लेंथ में डिवाइड कर लेते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एफ, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल लेंथ में होल ऑफ द लूप को डिवाइड कर लेते हैं। अब किसी एक स्मॉल लेंथ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को। इसकी लेंथ को DL1 मान लें, इसके द्वारा एंगल d(θ1) सबटेंड हो रहा है, इसको DL2 मान लें। इसके द्वारा d(θ2) है, इसको DL3 मान लें। इसके द्वारा d(θ3) है, ये DL24 मान लें। इसके द्वारा θ4 है। मीन्स हर एक लेंथ एलिमेंट सेंटर O पर एंगल d(θ1), d(θ2), d(θ3), d(θ4) इस तरीके से सबटेंड कर रहा। और टोटल एंगल की बात करेंगे तो 360 डिग्री या 2 पाई होगा। और टोटल आपका DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 इस तरीके से कंसीडर करेंगे तो टोटल हमारा लूप आ जाएगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर सकते हैं। आइए देखें कैसे करते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव एम्पियर सर्कुलर लॉ फॉर एन एसिमेट्रिक पाथ। अब हमें एक एसिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ के लिए जो है वो एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव करना है। यहाँ क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ। अब फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे। स्टेप 1 में लेट होल ऑफ द लूप इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ AB इक्वल टू DL1, BC इक्वल टू DL2, CD इक्वल टू DL3 डॉट डॉट DLN। हमने क्या किया, टोटल जो ये आपका क्लोज्ड पाथ था, ये लूप था, इसको छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में मैंने डिवाइड कर लिया। AB को DL1 मान लिया, BC को DL2 मान लिया, CD को DL3 मान लिया, ऐसे डॉट डॉट DLN में डिवाइड कर लिया। Let d(θ1), d(θ2), d(θ3) dot d(θn) be the angle formed at O due to these elements। ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किए हैं, DL1 द्वारा O पर एंगल d(θ1) है, DL2 द्वारा d(θ2) है, DL3 द्वारा d(θ3) है, DL4 द्वारा d(θ4) है। ये हमने O पर एंगल कंसीडर कर लिए। अब हमें पता है कि इन सब एंगल का सम कितना होगा, d(θ1) प्लस d(θ2) प्लस d(θ3) d(θn), ये टोटल आपका 360 डिग्री या 2 पाई हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया। अब हमें पता है कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो d(θ) इक्वल टू DL अपॉन R होता है। तो d(θ1) हो जाएगा DL1 अपॉन R1, d(θ2) हो जाएगा DL2 अपॉन R2, d(θ3) हो जाएगा DL3 अपॉन R3 डॉट डॉट d(θn) हो जाएगा DLN अपॉन RN हो जाएगा। स्टेप सेकंड देखें। Let B1, B2, B3, B4, Bn be the magnetic field due to the length DL1, DL2, DL3, DLN। हमने ये कंसीडर कर लिया
कि dl1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका b1 है, dl2 की वजह से b2 है, dl3 पर b3 है, dl4 पर b4 है। ये b1 b2 b3 हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज कंसीडर कर ली आपके इन लेंथ एलिमेंट पर। अब आइए देखिए, इनफाइनाइट वायर का केस यूज करेंगे तो इनफाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है b = μ0/2 पाई I/r, b = μ0/2 पाई I/r। तो b1 हो जाएगा μ0/2 पाई I/dl1/r1, I/dl1/r1। b2 हो जाएगा μ0/2 पाई I/dl2/r2, b3 हो जाएगा μ0/2 पाई I/dl3 आपका ये r3। ये सब आपके मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। b1 आपका μ0/2 पाई I/dl1 ये आ जाएगा। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, अब बी का लाइन इंटीग्रल स्टेप 3 में देखिए बात करें, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल टू b1 डॉट dl1, वेक्टर b2 डॉट dl2, वेक्टर b3 डॉट dl3 डॉट 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 डॉट। तो ये आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू b1 की वैल्यू μ0/2 पाई I/r1 dl1, μ0/2 पाई I/r2 dl2 डॉट डॉट μ0/2 पाई I/rn dln। यहाँ से b डॉट dl हो जाएगा μ0/2 पाई I कॉमन ले लें तो हो जाएगा dl1/r1 प्लस dl2/r2 प्लस dl3/r3 dln/rn हो जाएगा। हमारा b डॉट dl इक्वल टू μ0/2 पाई I कॉमन ले लें d1 प्लस d2। देखिए dl1/r1 यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए dl1/r1 आपका d1 है, dl2/r3 d2 है, dl3/r3 d3 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट डॉट d इन सब का सम किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। किसके बराबर है, 2 पाई के। तो हो जाएगा b डॉट dl इक्वल टू μ0/2 पाई I इंटू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, b डॉट dl हो जाएगा μ0 इंटू I। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हो जाएगा फ्री स्पेस में एक आर्बिट्ररी शेप के लूप के लिए, एक एसिमेट्रिक लूप के लिए। अब अगर इफ पॉइंट P लाइज इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी μr ऑफ द मीडियम, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वो अगर किसी ऐसे जगह पर है जिसका वो फ्री स्पेस या वैक्यूम में नहीं है, एक ऐसे मीडियम में है जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी μr है, क्या है, जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी μr है, तो आपका मैग्नेट क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू μr इंटू μ0 इंटू I आ जाएगा। लेकिन हमें पता है μr इंटू μ0 म्यू के इक्वल होता है, तो म्यू इक्वल टू μr इंटू μ0 हो जाएगा। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू इंटू I हो जाएगा। किसी मीडियम के लिए ये फॉर्मूला होगा और फ्री स्पेस के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो ये रहा आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ एक आर्बिट्ररी शेप के लिए या एसिमेट्रिक शेप के लिए। तो हम लोगों ने दोनों के लिए प्रूव कर लिया, एक आपका सर्कुलर शेप के लिए, एक आर्बिट्ररी शेप के लिए, एक सर्कुलर शेप के लिए, एक आर्बिट्ररी शेप के लिए, ठीक ना। बायो सेवर्ट लॉ तो दोनों के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो सिमेट्रिक लूप हो चाहे एसिमेट्रिक हो, चाहे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो। लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ जब सिमेट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ज़्यादा बेटर हम अप्लाई कर पाते हैं, ज़्यादा इजीली हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। ओके, तो इससे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका ये आ जाएगा। इसमें हमें याद क्या रखना है, फर्स्ट स्टेप में हमें याद रखना है कि हमें टोटल लूप को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लेना है। सेकंड एलिमेंट में याद रखना है, सेकंड स्टेप में, कि हर एक एलिमेंट के द्वारा ऊपर बने हुए एंगल को कंसीडर कर लेना है। थर्ड पॉइंट में याद रखना है इन सभी एंगल का सम 2 पाई होगा। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें d1, d2, d3 की वैल्यू L और R के टर्म में राइट कर लेना है। फिफ्थ स्टेप में हमें इंडिविजुअल सम मैग्नेटिक फील्ड राइट कर लेना है। सिक्स्थ स्टेप में हमें क्या करना है, इसका लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेना है b डॉट dl का, और उन सबको ऐड करके b1, b2, b3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर हमने dl1/r1 इसको जो है d से रिप्लेस करना है। ये टोटल थीटा का सम 2 पाई हो जाएगा, ये पुट कर देना है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम बजाय कोई मीडियम है तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, जहां म्यू नॉट आई होता था वहां म्यू आई हो जाएगा। तो ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ की प्रूविंग हो गई दोनों के केस में। आपने सिमेट्रिक सर्कुलर लूप लिया तब भी हो गया, एक आर्बिट्ररी शेप का लूप ले लिया तब भी हो गया। ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ओके।